मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। कल क्या पढ़ा था अपन ने? टू सेक्टर याद नहीं है? याद है क्या? याद कर रहा हूं। टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, याद है? एमपीसी, एमपीएस, ये सब बारे में पूरा हमने कंप्लीट किया था। और ये टू सेक्टर मॉडल हमने ये ऐसा कुछ तो भी देखा था, है ना? आज हम लोग इसी में कुछ कुछ एडिशन करने वाले हैं। दो सेक्टर थे, दो के तीन करेंगे और तीन के चार करेंगे। तीन करने से क्या होता है वो देखेंगे, चार करने से क्या होता है वो देखेंगे। तीसरा सेक्टर कौन सा डालते हैं हम लोग? गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लेती है। आइदर दे विल टेक टैक्स, आइदर यानी क्या, टैक्स तो लेंगे ही और बदले में कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगी। गवर्नमेंट खर्चा, जिसको हम जी बोलते हैं, गवर्नमेंट खर्चा भी करती है ना इकोनॉमी में। ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, तो इकोनॉमी में पैसा आता है। और लेती क्या है बदले में? टैक्सेशन। ठीक है। और फॉरेन सेक्टर आने से क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स पकड़ते हैं। ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूं, एकदम सिंपल, तो जब भी मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हो, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अभी हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? पक्का बढ़ेंगी। तो इनकम बढ़ेंगी तो आपका ये बदले में क्या कहते हैं, डिमांड भी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बोलते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाते हैं? मान लीजिए जैसे फेस्टिवल सीजन आता है ना, दिवाली का टाइम आता है, तब हर बिजनेस वाला क्या करता है, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देता है अपने बिजनेस में कुछ समय के लिए। क्यों? टू फुलफिल द एक्स्ट्रा डिमांड। क्योंकि दिवाली के समय, फेस्टिवल सीजन के समय, कुछ कुछ समय में ऐसा होता है, या शादियों के सीजन के समय एकदम से डिमांड बढ़ जाती है कोई भी चीज की। तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेसमैन एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके जो एक्स्ट्रा डिमांड आने वाली है उसको फुलफिल कर देते हैं। लेकिन ये कितना इन्वेस्टमेंट करना कि हमारी पूरी एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाए, तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। हर बिजनेस का ये अलग अलग रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मान लीजिए अगर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे रिटर्न 3000 का मिलता है, यानी मतलब मेरा डिमांड या मेरा प्रोडक्शन 3000 से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर कितना हुआ? 3 टाइम्स। 1000 करता हूं और 1000 बढ़ता है तो मल्टीप्लायर कितना? 1। 1000 करता हूं और 2500 बढ़ता है तो मल्टीप्लायर 2.5। समझ आई बात? यानी कितना लगाया और वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मुझे वापस मिलता है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिंपल टर्म्स में यही है। आई बात समझ में? अब हमने तो सर टू सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखा था, याद है आपको? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जीरो लेवल पे भी पकड़ा था और प्लस उसको कांस्टेंट रखते गए थे हम लोग, 40 क्योंकि इसमें बोला है ना, ये देखिए यहां क्या बोलता है, ऑल इन्वेस्टमेंट आर ऑटोनॉमस, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट। पूरे टाइम पे हमको कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो चाहे इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखना है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी ऑटोनॉमस ही रहेगा। यस और नो? भैया आपको जीरो इनकम पे 40 रखना है फॉर एग्जांपल, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट में और 40 कर देता हूं तो 40 + 40 80। यस और नो? तो हर लेवल ऑफ इनकम पे इसको ऑटोनॉमस रखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा अजम्पशन है टू सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है। तो हर लेवल पे इसको ऑटोनॉमस रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो दैट मीन्स इस केस में भी लाइन विल बी पैरेलल टू अगेन एक्स एक्सिस। ये देखो सेकेंड ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हैं, एक आई हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी लाइन कांस्टेंट है और ये भी पूरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही है। ठीक है। डिटेल पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्मूला कहां से निकलता है, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं पहले। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बदले में क्या कमाने के लिए कर रहे हैं? जी हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, बदले में कुछ चाह रहे हैं हम लोग। मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है, तो बदले में मुझे क्या चाहिए? इनकम चाहिए। यस और नो? 1000 लगा के अगर 3000 कमाया
तो इसको बोलते 3 टाइम्स मल्टीप्लायर, जो अभी आप लोगों ने बोला 1000 लगा के 2000 कमाए तो 2 टाइम्स मल्टीप्लायर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि मैं इनकम कितना इन्वेस्ट करूं और मेरे इनकम में कितना चेंज हो जाए, या इनकम में कितना चेंज हुआ कितना लगा के, पहले 40 था अभी 80 लगा दिया तो इनकम में कितना चेंज हुआ। और चेंज को हम कैसे डिनोट करते दोस्तों, डेल्टा से, यस और नो। दैट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको के से डिनोट किया जाता है वो होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में, ये इसका फॉर्मूला। अब ये सर आया कैसे, आया कैसे मतलब सिंपल है, आपको मल्टीप्लायर निकालना है, ठीक है। अभी सिर्फ यही फॉर्मूला है कि और भी इसका फॉर्मूला हो सकता है, और भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। अब देखिए हम एक डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेरिवेशन पढ़ाऊंगा बचपन में कभी तो भी, कोई फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, यस और नो। वैसे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। आपको मालूम है y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, कल से हम पढ़ रहे हैं। y यानी y मतलब इनकम, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, हमने देखा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर ये देखिए कल यहां पे हमने पढ़ा था, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, याद है क्या, बराबर है। तो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट, सी प्लस आई, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट, सी प्लस एस। सी कट गया, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल पे आई इज इक्वल टू एस, ये बताया था कल, याद है। एट इक्विलिब्रियम लेवल आई इज इक्वल टू एस, ठीक है। उसी चीज को यहां लगा दो, एस मतलब ये यहां पे मैं आई से रिप्लेस कर सकता हूं इसको, एस को, एट इक्विलिब्रियम लेवल। दैट मीन्स आई कैन से y इज इक्वल टू सी प्लस आई, कुछ नहीं किया मैंने, s को i से रिप्लेस कर दिया, कर सकते, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम मैंने बोला ना s इज इक्वल टू आई, तो मैं s की जगह i लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लिख सकते ना। जो आपको सुलूक लेफ्ट हैंड साइड से करना है वो सुलूक राइट हैंड साइड से भी करना है, मैथमेटिक्स बोलता है ऐसा, यस और नो। तो मैंने दोनों में सिर्फ चेंज लगा दिया, मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चेंज इन इनकम तो चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मैंने चेंज का फिगर ला लिया। क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, पूरा लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय दिस, पूरा राइट हैंड साइड डिवाइड बाय दिस, कर सकता हूं क्या, कर सकते ना। प्रॉब्लम क्या है, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में करना है वो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है, मैथमेटिक्स बोलता है, यस और नो, कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर, तो 1 इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वाई, क्या होता है सी डिवाइड बाय, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। व्हाट इज दिस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यही तो बताते हैं ना, इनकम में कितना, इनकम का कितना परसेंट हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, और मार्जिनल को बोलते चेंज, ये हो गया एमपीसी। और ये आई बाय वाई क्या होता है, देखिए हमने के देखा था, के क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यस और नो। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है, तो इसको ऐसा उल्टा कर दिए तो ये प्लस 1 बाय के हो जाएगा, हा की ना, कैसे आया सर, ये देखिए y बाय आई है, तो अगर इसको न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाता हूं, न्यूमरेटर को नीचे ले जाता, तो ये जो k है, k अपॉन 1 है, तो ये 1 अपॉन के नहीं हो जाएगा, हा की ना। तो इसको यहां लिख दिया मैंने 1 अपॉन के। अच्छा और कुछ कर सकते हैं, हाँ सर बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ऐसा लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू एम पी सी, हा की ना। यार अदर ये नहीं करना चाहिए, एक मिनट, मैं ऐसा लिखता हूं 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, यस और नो, हा की ना। एंड व्हाट इज 1 माइनस एम पी सी, एमपीएस, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीएस। देयरफॉर आई कैन से 1 बाय के इज इक्वल टू एमपीएस। बोल सकता कि नहीं बोल सकता, तो इससे एक और चीज यहां लिख देता हूं, हाँ एक चीज और निकल के आती, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, हाँ की ना। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ले जा सकते क्या, मैथमेटिक्स।
और एक चीज लिख सकता k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस स्मॉल b। MPC को हम कैसे डिनोट करते हैं? b से। तो ये 3-4 फॉर्मूले और निकल के आते हैं k के। कुछ भी डेटा दिया हो आप निकाल सकते हो, डेरिवेशन लिखना चाहो तो लिख लो, जब पढ़ते टाइम पे काम आएगा आपको ये, सर ये कहां से आया। अब एक सवाल और मन में उठेगा, सर ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? 1000 लगा के 2000, 1000 लगा के 3000, ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली बिजनेस में। कई बार 1000 लगा के 1000 का ही रिटर्न मिलता है, कई बार 1000 लगाते हैं तो 10,000 का भी रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जब भी हम पत्थर पानी में डालें तो पानी में ऐसा पत्थर फेंकते ना तो वहीं नहीं घुसता, ऐसा 1-2 छलांग मारते हुए आगे जाता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो भी हम बिजनेस में करते हैं वो रिटर्न हमको 1, 2, 3 वॉट एवर इट मे बी उतने टाइम्स मिलता है। इसको रिपल इफेक्ट भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था, एक्सप्लेन द रिपल इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये लिख लीजिए अगर आपको लिखने की इच्छा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लिख लिया? हो गया लिख के? चलिए, हाँ लिखो लिखो। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, अभी से बता देता हूँ, ध्यान रखना, पक्की बात है। प्रॉब्लम आएगा, ये थेरोटिकल ग्राफ ऑफ कुछ नहीं आने वाला, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको इकोनॉमिक्स थ्योरी तो पूछ चुकी है फाउंडेशन में, अब वो लोग आपको प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स पूछना चाह रहे हैं। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भैया एप्लीकेशन कैसे करोगे, पढ़ तो बहुत रहे हो आप, तो ये एप्लीकेशन वाली चीजें हैं सब। और एप्लीकेशन करना अगर समझ में आया तो जम जाएगा, और समझ अगर नहीं आ रहा है तो जमेगा नहीं, क्योंकि रट्टा मार के काम नहीं चलेगा इसमें। दैट्स वाई थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। हो गया? चलो आगे। अब हम लोग इसका एक बार इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कल वाला याद है क्या? ये कल वाला ग्राफ, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। कल कितने एब्सेंट थे? क्यों एब्सेंट रहते हैं आप लोग? चलिए, इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दो अलग अलग साइड में हमने ग्राफ को कर दिया था, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर एट जीरो लेवल, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल के ऊपर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है, इसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बराबर है, हमने उस टेबल में देखा था। और हमने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा था, जिसको हम बोलते हैं आई बार। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता था? दिस प्लस दिस, ये लाइन हो गई हमारी सी प्लस आई, जिसको हम बोलते थे एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन, बराबर है। वैसे ही एक कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन का कल मैंने इक्वेशन बताया था, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन कितना होगा? या तो ए यानी ये तो फिक्स्ड ही है, चाहे इनकम हो या ना हो, ये कंजम्पशन तो करना ही है, प्लस वाई यानी क्या होती? मेरी इनकम, और बी मतलब इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं? MP
सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द पार्ट ऑफ दैट इनकम विच आई वांट टू कंज्यूम, तो ये मेरा कंजम्पशन निकल के आएगा, प्लस ये ऑटोनॉमस, तो दोनों की टोटल मारूंगा तो मेरा टोटल कंजम्पशन निकल के आएगा। ये मेरी टोटल कंजम्पशन वाली लाइन मैंने यहां से स्टार्ट करी, और इन्वेस्टमेंट जोड़ने के बाद ये हो गई मेरी एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्लस कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, दोनों तरह के गुड्स यहां पे आ गए। ठीक है, ये हो गया मेरा एग्रीगेट डिमांड। और ये लाइन y इक्वल टू सी प्लस एस, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है। ये कैसे आई थी? ये एग्रीगेट सप्लाई अपन ने बनाया था यहां पे कहीं, तो भी याद है कुछ? ये रहा एग्रीगेट सप्लाई मेरा, ये इनकम, ये पूरा इनकम पार्ट है और ये पूरा एग्रीगेट सप्लाई पार्ट है, बराबर है। 0 0 100 100 200 200 300 300 400 400। मैंने आपको बताया था लाइन फिर कैसे खींचेंगे, ये देखिए, ये बताया था। 0 पूरा 100 100 200 200 इस टाइप से करने के बाद एक ग्राफ निकल के आया था जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और इसका अगर एंगल निकाले तो 45 डिग्री आता है। तो इसी ग्राफ को हमने इसमें डाल दिया, ये रहा, ये देखिए, ये मेरी हो गई एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन, बराबर है। और हमको मालूम है इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है। तो ये एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन, ये एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, बराबर है। तो ये क्या निकल के आया मेरा? इक्विलिब्रियम लेवल। इसके पहले क्या होगा और इसके बाद क्या होगा? तो इसके पहले यानी इतने पोर्शन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन नीचे है, एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन ऊपर है। दैट मीन्स आई कैन से एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। हा कि ना भैया? ये लाइन, ये वाली लाइन ऊपर है, ये वाली लाइन नीचे है, और इसके बाद इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और जैसे ही इसके आगे जाएंगे पूरे एरिया में एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, बराबर है। हा कि ना? बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ये समझ में आया? जो कल एब्सेंट थे उनके लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि ये समझा नहीं तो आगे का नहीं समझने वाला। उसके बाद भी नहीं समझे तो मेरे क्लास के बाद एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब ये कल बंदा, अच्छा ये भी बताया था नीचे वाला, इसके अंदर हमने सेविंग वाला ग्राफ अलग लिया। ये इन्वेस्टमेंट मेरा कांस्टेंट है, ये 0 है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस सेविंग। मतलब ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ 40 का पकड़ा था अपन ने, बराबर ये कहां से आ रहा है? पुरानी सेविंग से। और इस पॉइंट पे आके ये सेविंग 0 हो जाती है और इसके बाद ये सेविंग बढ़ना स्टार्ट होती है। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला, या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और आपको मालूम है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कब होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो बराबर इसको ऊपर जाके देखो, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। और इसके आगे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और इसके पूरा पहले सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। आप यहां पे भी ऐसा कर लो, देखो C प्लस आई, सॉरी C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, सॉरी इज ग्रेटर देन C प्लस एस। C कट जाएगा, अगेन I इज ग्रेटर देन S। यहां पे भी वैसा ही है, I इज ग्रेटर देन S। सेम यहां सिचुएशन आएंगी, एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस, C प्लस आई, S इज ग्रेटर देन I, ये देख लिए S इज ग्रेटर देन I, सेम सिचुएशन निकल के आएंगे। ये समझा? अब अगले ग्राफ में जिसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है। इस इन्वेस्टमेंट के आगे एक इन्वेस्टमेंट और डालना है, जिसको बोलते हैं हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बताऊं? ये देखिए, कुछ भी हमने नया नहीं किया, बस एक काम कर दिया है जिसको हम बोलेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, पहले इतना सिर्फ आय था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और डाल दिया। पहले आय था, अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मान लो वो भी 40 का है फॉर एग्जांपल, डाल दिया, बराबर है। तो पहले एक ही लाइन आई थी, अब दूसरी लाइन आई। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, ये ऊपर जा रहा है तो पहले ये अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो है ही, प्लस ये आय है ही जो पहले अपन ने देखा था। अब अपन एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? ये इतना और एक्स्ट्रा डाल दिया, यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा डाल दिया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। C प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा है, ये रहा आपका C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अगर ये लाइन ऊपर जो पहले ये थी,
पहले ये था आपका एग्रीगेट डिमांड, अब नया एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इनका इंटरसेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले Y0 लेवल ऑफ इनकम पे इंटरसेक्शन हो जाता था, जिसको हम बोलते थे ओल्ड इक्विलिब्रियम लेवल, जो अभी पिछले इस केस में हमने देखा। अब इनकम, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्शन E1 पॉइंट पे हो रहा है। E1 पॉइंट के ऊपर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? Y1। क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। वैसे ही इनकम लेवल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ती है। कितना बढ़ती है ये तो मल्टीप्लायर बताएगा, 2 गुना बढ़ती है कि 3 गुना बढ़ती है कि जितना लगा उतनी बढ़ती है, तो मल्टीप्लायर बताएगा। डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, कितना लगा है और कितना बढ़ा। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही तो हमारा मल्टीप्लायर था। यस और नो? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या किया यहां पे मैंने? कुछ भी नहीं किया, एक लाइन और ऐड कर दी। समझ आया ये? बाकी पूरा एज इट इज है। और वैसे ही अब देखो, यहां से सेविंग्स, यहां पे सेविंग, अब ये सेविंग का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए, सेविंग इज इक्वल्स टू आई प्लस डेल्टा आई। इस केस में हम क्या कर रहे थे? ओनली सेविंग इज इक्वल्स टू आई। यहां पे अगर देखा जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे दोस्तों सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि ये लाइन है मेरी, तो यहां पे आएगा सेविंग इज इक्वल्स टू आई प्लस डेल्टा आई। और इसके पूरे आगे वाले पार्ट में सेविंग इज ग्रेटर देन आई प्लस डेल्टा आई। ये मेरा एग्रीगेट डिमांड, नया एग्रीगेट डिमांड है। ये एग्रीगेट सप्लाई एज इट इज है, क्योंकि यहां पे तीसरा सेक्टर नहीं आ रहा, 2 ही सेक्टर है और मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। जब तीसरा सेक्टर आ जाएगा ना, तो इसमें भी चेंज होगा और इसमें तो होगा ही डेफिनेटली। अभी तीसरे सेक्टर को मैं डाल ही नहीं रहा, अभी तो 2 ही सेक्टर है और मैंने ही एक्सेस इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्सेस इन्वेस्टमेंट से जो सिर्फ ए प्लस आई था, अब वो और बढ़ गया। वैसे ही ये यहां तक था, अब ये और बढ़ गया। तो नया इक्विलिब्रियम लेवल निकल के आएगा, क्योंकि दिस इज माय न्यू एग्रीगेट डिमांड, दिस इज माय ओल्ड एंड न्यू एग्रीगेट सप्लाई। इनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है एंड दिस इज माय Y1 लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इसके पहले मतलब क्या होगा? इसके पहले एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और इसके पूरे बाद में क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या किया इसमें एडिशनल? कुछ नहीं, एक नई लाइन ड्रॉ किया। अब आगे के जो 2 ग्राफ है ना, उसमें भी और 2 एक लाइन डालना है और कुछ भी नहीं करना। समझ आया कि नहीं आया अभी बताओ? आपने इन्वेस्ट किया, सप्लाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ेंगी आप बताइए? चलो बताता हूं। ये सप्लाई मतलब ये Y इज इक्वल टू C प्लस एस है। ये Y आपकी इनकम है कि कंज्यूमर जो खर्चा कर रहे है उसकी इनकम है? आप बताओ। मतलब आपकी इनकम है बिजनेस वाले की, कंज्यूमर जो खर्चा कर रहे हो वो इनकम है? कंज्यूमर जो आपके गुड्स परचेस करना चाहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से कंज्यूमर की इनकम कैसे बढ़ेगी? कंज्यूमर के पास जो है वो तो उतना ही खर्चा करेगा, उसकी नहीं बढ़ेंगी। हाँ, आगे ये बढ़ेगा। आगे पता है कैसे? गवर्नमेंट सेक्टर जब आएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने 2 ही सेक्टर पकड़े अभी भी ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में तीसरा सेक्टर तो ढाला ही नहीं है। 2 ही सेक्टर मतलब बिजनेस, हाउस होल्ड। तो मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम बढ़ेगी? नॉट पॉसिबल। अच्छा, बढ़ी भी, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया आपकी बढ़ा है अभी, चलो आपका 2 सेक्टर वाला आप पकड़ना चाहते हो। 2 सेक्टर मतलब जितना मैंने एक्सेस डाला उतना के उतना बराबर फैक्टर पेमेंट्स में बांटा और फैक्टर पेमेंट्स वाले ने उतना ही खर्चा किया। ठीक है, तो भी ये लाइन एज इट इज ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है। ये देखिए, आप कितना भी कर लो, ये इसके अंदर इनकम विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या? जितना कंज्यूमर्स की इनकम है वो बराबर उतना का उतना खर्चा कर रहा है। कंज्यूमर की इनके बढ़ा भी दो ना, ये लो यहां बढ़ा दो, 100 का 200 कर दो, 300 कर दो, जो भी आपकी इच्छा है कर दो, तो भी ये भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साइमल्टेनियसली? तो ये भी बढ़ेगा। तो आफ्टर ऑल ग्राफ तो ऐसा ही आएगा ना। यहां पे मैं 100 के बदले 200 कर दूं तो यहां भी मुझे 200 लिखना पड़ेगा ना। यहां 300 कर दूं तो यहां भी 300 लिखना पड़ेगा। तो लाइन तो 45 डिग्री निकलेगी ना, इसीलिए वो एज इट इज रहेगा। बस थोड़ा ये बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट। ये देखिए,
जो यहां पे हमने लिखा। समझ आई बात? और कोई? चलू आगे। चलिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा सा ये यहां लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिंस रिपल इफेक्ट इज कॉज्ड बाय फर्दर इन्वेस्टमेंट आफ्टर मीटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये आपको बताया था, ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया, अभी डिराइव किए थे, कैसे आया था ये? यानी ये देखिए K इज इक्वल्स टू 1/MPS है, मतलब इट इज डायरेक्टली और इनवर्सली, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, ये बहुत काम का एग्जांपल है। क्या लिखा है, पढ़ो उसको। इफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 2000 कॉजेज एन एडिशनल नेशनल इनकम बाय 6000, यानी 2000 रुपए लगा के क्या मिल रहा है, 6000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मल्टीप्लायर कितना हुआ, 3। 6000 डिवाइड बाय 2000, आंसर इज 3। यानी 1 रुपया लगाएंगे तो बदले में कितना मिलेगा, 3 रुपया। समझ आई बात? पक्का? तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 1.31 होगा शायद आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश करो, जमता क्या? क्वेश्चन आएगा, एक ना एक तो आएगा पक्का। इफ द प्रेजेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 14,000, यानी मेरा ओरिजिनल वाई कितना है, 14,000। कंप्यूट द रिवाइज्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इफ एमपीएस इज 0.75 एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजेस बाय 1000। आपका ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना किया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000। निकाल सकते हैं कैसे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/MPS, यस और नो? तो मल्टीप्लायर कितना हुआ, 1/0.75। एमपीएस ही दिया है ना डायरेक्ट। हाँ, क्या आएगा आंसर, 1.33, यानी मल्टीप्लायर कितना है, 1.33। आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1000, तो कितना होना चाहिए आपका नया क्या कहते हैं, नया इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब रिवाइज्ड इक्विलिब्रियम कितना होना चाहिए, 1000 इंटू 1.33, कितना आएगा, सॉरी 1000 नहीं, इनकम कितनी, 14,000। 14,000 इंटू 1.33 कितना होता है, अरे हाँ सॉरी चेंज 1000 दिया है, एक मिनट, चेंज 1000 का है, ओके। चेंज इन 1000 इंटू 1.33, यानी ये कितना हो गया, 1333। ओरिजिनल अपना वाई कितना था, 14,000 प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितना बढ़ा, 1333, यानी टोटल आएगा 15,333। दिस विल बी माई न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या Y1 बोल सकते हैं इसको। समझ आया ये? इसमें हमने क्या किया, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 का लगाया, उसके बाद हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया, मतलब 1 रुपया लगाने के बाद हमको फायदा, इनकम कितने से बढ़ती है, 1 रुपए 33 पैसे से। तो ठीक है, 1000 लगाने के बाद कितनी हो गई, 1333। तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल 14,000 इनकम पे था, 14,000 लेवल ऑफ इनकम पे था। इसके बाद 1000 रुपए लगाने के बाद 1333 रुपए से इनकम बढ़ गई, तो इसको ऐड कर लिया, तो न्यू Y1 इज 15,333। 8th क्वेश्चन सॉल्व करो, कर लिया क्या? इसके बाद वाला देखिए, सिंपल लिखा है 3-fold इंक्रीज इन नेशनल इनकम। 3-fold का मतलब 3 टाइम्स, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, मतलब मल्टीप्लायर दिया है आपको, साफ साफ मल्टीप्लायर कितना दिया है, 3 टाइम्स। K इज इक्वल टू 3 टाइम्स। आपको निकालना क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों चीज निकालना है। ठीक है, आपको मालूम है K इज इक्वल टू 1/MPS, हाँ कि ना? K दिया है 3, 1/MPS, तो MPS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा, 0.33। और MPS अगर 0.33 आ गया तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.33, कितना आ गया, 0.67। अब इससे आसान क्या होगा, MPS भी आ गया, MPC भी आ गया, यस और नो?
एमपीएस प्लस एमपीसी 1 होता, मालूम है ना? अरे हा कि ना? बोलते नहीं यार आप लोग कुछ भी। चलिए 9th वाला करो, और है ना क्वेश्चंस? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लीज बताओ मुझे। ऐसे तो बहुत चिल्लाते हैं आप लोग क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, करके देखो जम रहा है। कुछ जमा? क्या आया नया इक्विलिब्रियम लेवल? आ गया? बाकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन की इक्वेशन सॉल्व कर दो, वो भी आ जाएगा। मल्टीप्लायर भी निकल के आया क्या? मल्टीप्लायर दिया है? नहीं दिया, नहीं है। हमको बोला है अज्यूम अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विद कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.6y एंड S इज इक्वल्स टू 6000। S दिया हुआ है। देखिए 1000 मतलब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और 0.6 यानी ये क्या है? स्मॉल b, जिसको हम बोलते हैं MPC। MPC इतना दिया है, MPC इज इक्वल्स टू 0.6 है, मतलब MPS कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है, ये तो समझ गया। हमको पूछा क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अपने को बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, नेशनल इनकम यानी y इज इक्वल टू C प्लस S की C प्लस I, दोनों एक ही बात है सर। इक्विलिब्रियम लेवल पे कुछ भी लिखो, C प्लस S लिखो और y इज इक्वल टू C प्लस I लिख दो। ठीक है, y इज इक्वल टू C मतलब 1000 प्लस 0.6 y, और S या I कितना है? 6000 दिया है, हाँ कि ना? तो y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 7000, 0.4 y इज इक्वल टू 7000, तो y इज इक्वल टू 7000 डिवाइड बाय 0.4 कितना आएगा? 17500। समझ आया? मैथमेटिक्स का काम ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या पूछता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट अबाउ लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी ये जो y आया इस पे कंजम्पशन कितना होगा? तो कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है, C इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.6 y, तो y की वैल्यू लगा दो 17500, हाँ कि ना? कितना होगा? 1000 प्लस 17500 इंटू 0.6 कितना होता है?
10,500, तो आंसर आ गया 11,500, यानी एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल माय कंजम्पशन इज 11,500। समझ आया सेकंड पार्ट? समझ आया है सेकंड पार्ट भी? हाँ, कुछ नया नहीं किया। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 10% ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या बोल रहा है? अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका मैं 10% बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? सिंपल सी बात है सर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना दिया है आपको? सॉरी, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना दिया हुआ है? 6,000। भाई एस इज इक्वल टू आई होता है ना, ये देखिए ना, एस इज इक्वल टू आई एट इक्विलिब्रियम लेवल। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है? 6,000। 10% बढ़ाना मतलब कितना हो गया? चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना होता है? 600। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? आई प्लस डेल्टा आई विल बी 6,600 और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 6,000, यानी एडिशनल कितना बढ़ाया मैंने? 600। पूछा क्या अपने को? एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछा, तो एडिशनल कितना रहेगा? 600। यस और नो? अब रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम आफ्टर अबव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना होगा? पहले मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा कि भैया ये 600 लगाने से कितने गुना मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन MPS। व्हाट इज माय MPS? MPC 0.06 है, 0.6 है, तो MPS कितना हुआ? 0.4। तो व्हाट इज 1 अपॉन 0.4? 2.5। हाँ कि ना? तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए का कर रहा हूं? 600 रुपए का। 10% बढ़ाया बोलते ना, तो इंटू 2.5 टाइम्स इनकम बढ़ती है, कितना होता है? 1,500। यानी ओरिजिनल इनकम कितनी है? 17,500। तो 17,500 प्लस नया इन्वेस्टमेंट के कारण और 1,500 बढ़ जाएगा, यानी न्यू माई इनकम लेवल विल बी 19,000। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यार आप लोग, सही में अच्छा नहीं लग रहा, बोलने के बाद भी नहीं बोल रहा। डाउट है तो पूछो ना। एनीबॉडी एनी डाउट? लास्ट वाला पार्ट ठीक। अपने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 600 रुपए लगा के अपनी इनकम कितने बढ़ने वाली? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए लगा के कितने गुना इनकम बढ़ती है। तो मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं? K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये अभी आपने फॉर्मूला देखा। अब ये MPS कैसे आया? अपने को इधर देखिए, ये इक्वेशन दी हुई थी, इसमें ये यानी MPC है हमारा, तो MPC दिया है तो MPS भी निकल के आएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 0.4 कर दिया, आंसर आया 2.5। दैट इज दिस इज माय मल्टीप्लायर। अभी मैंने क्या बोला कि 6,000 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, उसको 10% बढ़ाना है। 10% मतलब 600 रुपए बढ़ाना है। मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो गया? 600। नई लागत मेरी हो गई 600। ये 600 लगा के मुझे 2.5 गुना रिटर्न मिलने वाला है, यानी ये 600 लगाया, इसका 2.5 गुना मुझे इनकम मिलने वाली है। तो टोटल मेरी इनकम कितने से बढ़ जाएंगी? 1,500 रुपए से मेरी इनकम बढ़ जाएंगी। ओरिजिनल मेरी इनकम कितनी थी? 17,500 रुपए। ये अपन ने यहां पे निकाला ना, तो 17,500 ओरिजिनल थी, नया इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद 1,500 से ये बढ़ जाएंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 19,000। समझा अभी? और कोई? चलता हूं आगे, फिर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे तो क्या करेंगे? डर लग रहा है क्या मेरे से? वैसे मेरे से कोई डरता नहीं है, फाउंडेशन के बच्चे नहीं डरते यार, तो आप लोग कहां डरोगे? आप लोग तो सीनियर हो। क्या हो गया? जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे? सुनाई नहीं आ रहा। खत्म? हाँ, अप्रैल वाली खत्म हुई है, एक चालू है, जून वाली चालू है। आगे चलें थोड़ा सा, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। एक सवाल पहले पूछना है मुझे आपसे, ये जो इन्वेस्टमेंट ये कितने टाइम्स अपन मल्टीप्लायर दिखा रहे हैं, ये क्या हमेशा चलता रहेगा क्या? एंडलेसली चलेगा ये कि कहीं जाके गाड़ी रुकेंगी? कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिसमें स्कोप रहता है, प्लीज, कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिसमें स्कोप रहता है कि और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न ऐसा और मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो गाड़ी रुकेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं बढ़ेगा, यानी मल्टीप्लायर कम होते जाएगा।
ऐसा हो सकता है। और कुछ बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि 1000 लगा है तो मल्टीप्लायर 2.5 है, शायद और ज्यादा लगाओ तो और ज्यादा मल्टीप्लायर मिले। यस और नो, हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है लीकेजेस के ऊपर। अगर इकोनॉमी में लीकेज है तो प्रैक्टिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी रहती है कि ज्यादा रहती है? ज्यादा, 4 सेक्टर इकोनॉमी रहती है। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी हम लोगों ने बोला एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, लेकिन हमारे कंट्री में टैक्सेशन जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है इनकम जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स वैसे वैसे बढ़ते जाता है। 5%, 20% और 30% का स्लैब है। तो मेरी इनकम अगर 10 लाख से कम है तो मैं तो 20% में आ रहा हूं, लेकिन 10 से जैसी बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 30। तो जो ज्यादा बढ़ी तो गवर्नमेंट ने भी तो ज्यादा हिस्सा ले लिया। यस और नो? तो जितना इफेक्ट इस मल्टीप्लायर का इनकम पे होना चाहिए उतना होगा क्या? यानी मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचेंगी क्या? पर्सनल इनकम तो बराबर बढ़ जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स भी बढ़ा देंगी, जो कि बढ़ाती है अपने कंट्री में, टैक्सेशन प्रोग्रेसिव है, तो डिस्पोजेबल इनकम तो कम बचेंगी ना। हाँ कि ना? पहले गवर्नमेंट 20% ले रही थी, अब इनकम बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने 30% खींचना स्टार्ट कर दिया, तो डिस्पोजेबल इनकम कम होंगी कि नहीं होंगी? यस, डेफिनेटली होंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो मल्टीप्लायर प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, ये हमेशा चलता रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा। तो कहाँ रुकेगा? ये यहाँ पे दिया हुआ। कहाँ रुकेगा मतलब, एक यहाँ लिखा है नोट, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम, दिख रहा है आपको ये नोट? द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो एंडलेसली, आखिरी तक ये जाता नहीं रहेगा। द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपोगेशन स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली कम्स टू एन हॉल्ट, दिस इज कॉल्ड लीकेजेस। If the increased income goes out of the cycle of consumption, मतलब कंज्यूमर अब कंज्यूम नहीं करना चाह रहा हो एडिशनल इनकम, there is leakage from income stream which reduces the effect of multiplier. The leakages are caused due to 8 कारण दिए हुए जिसके कारण ये लीकेजेस होते हैं। इसमें से मैंने तो आपको अभी एक ही बताया, बचे 7 और है। पहला कारण क्या है? प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन। इसके कारण क्या होता है, जो इनकम बढ़ती है उसका ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट ही रख लेती है, तो वापस मल्टीप्लायर होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड क्या है? कई लोग लिक्विडिटी रखना प्रिफर करते हैं हमारे कंट्री में। हम बैंक में पैसा नहीं रखते, कुछ कैश हमेशा कैरी करना प्रेफर करते हैं, लिक्विडिटी। व्हाई? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी है। ठीक है, वही लिखा है, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड आइडल सेविंग और होल्डिंग कैश बैलेंसेस एंड इक्विवेलेंट फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप जो भी इनकम रहेंगी उसका हिस्सा सेव करना या खाली रखना चाहोगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इनकम का जो भी हिस्सा आप कंज्यूम करना चाहते हो बचता क्या है, फिर वो आपने सेव कर लिया। यस और नो? व्हाट इज इनकम? C+S, आइदर यू विल कंज्यूम और यू विल सेव। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम ज्यादा है मतलब आप इनकम का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो और सेव कम कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी बदल जाती है, आप खाली पैसा रखना प्रेफर करते हो, आइडल कैश बैलेंसेस रखना चाहते हो, तो एमपीसी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि आप अब इनकम का हिस्सा क्या कर रहे हैं, का सेव ज्यादा कर रहे हो और कम कंज्यूम कम कर रहे हो। तो एमपीसी अगर कम होता है तो एमपीएस बढ़ता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 पढ़ा था। और एमपीसी अगर कम होते जाएगा तो एमपीएस बढ़ता जाएगा और सेविंग्स बढ़ते जाएंगी। और सेविंग्स इन्वेस्ट किया तो ठीक है, और इन्वेस्ट नहीं किया तो आइडल पड़ी है तो क्या? आइडल कैश बैलेंस कई बार घर में रहते कि नहीं, हम लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, हमको अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं दिखती तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। यस और नो? आइडल कैश बैलेंसेस रहेंगे तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट जितना सोच रहे हैं उतना नहीं आएगा। इसके बाद इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स मे बी मीट आउट एग्जिस्टिंग स्टॉक और थ्रू इंपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? डिमांड तो आ रही है, डिमांड तो आ रही है, बट आप डिमांड कहां से मीट कर रहे हो? या तो एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है पिछले साल का, या आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो आपने पढ़ा है सी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से C+I+G+X-M, हम इंपोर्ट को हटा देते हैं। यस और नो? गुड्स इंपोर्ट हो रहे तो वो नेशनल इनकम में जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है, क्योंकि भैया हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं, वो हमारी इनकम नहीं है, और ना हमने यहां प्रोड्यूस किया है तो हमारे जीडीपी में भी नहीं आएगा। इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। और अपन एक फॉर्मूला भी देखा था ना,
ये C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, याद है क्या? तो ये m को अब हटा रहे हैं अपन। तो जो एग्जिस्टेंस डिमांड आ रही है, जो एडिशनल डिमांड आ रही है, उसको या तो अगर हम इंपोर्ट से फुलफिल कर देते हैं या पुराने स्टॉक से फुलफिल कर देते हैं, तो इस साल कुछ इनकम बढ़ेगी क्या? इस साल की इनकम, स्टॉक तो पुराना है, पिछले साल ही अकाउंट कर लिया था उसको, तो इस साल इनकम नहीं बढ़ेगी, तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। मल्टीप्लायर क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर कहां से बढ़ेगा? आई बात समझ में? उसके बाद फोर्थ, एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ। एग्जिस्टिंग वेल्थ क्या होता है? एग्जिस्टिंग वेल्थ मतलब क्या? सोच के जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल, इन ईयर 2010 किसी कंपनी ने पब्लिक इशू लाया शेयर्स का। ये क्या होता है? आईपीओ को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब नए शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए या पब्लिक को इशू किए गए। उसके बाद क्या होता है? इसकी लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। बराबर है? अब ये जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, ये एग्जिस्टिंग वेल्थ की ट्रेडिंग है कि न्यू वेल्थ क्रिएट करी गई है? न्यू वेल्थ। पहले जब आईपीओ लाया था तो न्यू वेल्थ क्रिएट हो गई, ठीक है। और शेयर्स की ट्रेडिंग अपन करते, जैसे जैसे शेयर्स के भाव बढ़ते हैं नई नई वेल्थ क्रिएट होती जाती है। लेकिन एसेट तो अभी भी वही है। जो 1 लाख शेयर मान लीजिए आईपीओ में इशू किए और वो उसी 1 लाख शेयर को मैंने लिस्ट कराए, अब जो ट्रेडिंग हो रही है वो 1 लाख शेयर में ही हो रही है। नए शेयर बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ उसका प्राइस बढ़ रहा है। सेकेंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और वो बॉन्ड को आप बीच में मैच्योरिटी के पहले आपस में ट्रांसफर कर सकते हो। यस और नो? एक आदमी खरीद सकता है, दूसरा बेच सकता है। तो मान लीजिए कोई बॉन्ड 5 साल बाद मैच्योर होने वाला है और 2.5 साल में मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं आपको बेच सकता हूं वो बॉन्ड, आप खरीद लोगे, मैच्योरिटी पे रिटर्न आपको मिलेगा। यस और नो? तो ये जो वेल्थ है 5 साल पहले क्रिएट हुई थी, ये बॉन्ड नाम का एसेट 5 साल पहले हुआ था, अभी आपने बीच में उसको बेच दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ खरीदी बिक्री का, क्या इसको क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा वेल्थ बोलूं कि एग्जिस्टिंग वेल्थ में ट्रांसफर हुआ? एग्जिस्टिंग वेल्थ में ट्रांसफर हुआ। तो इस टाइप के अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गए ना, बॉन्ड शेयर्स आपके क्या है? ये भी इन्वेस्टमेंट गुड्स है। तो इससे आपका कोई मल्टीप्लायर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग वेल्थ है सर। पिछले या आज दिन के दिन अगर मैं इस वेल्थ में डील कर रहा हूं तो 5 साल पहले ये वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, इस साल की वेल्थ नहीं है। तो इसके कारण भी ये कई बार आपको मल्टीप्लायर का इफेक्ट नहीं दिखता। फिफ्थ पॉइंट है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट्स जो बिजनेस वाले हैं वो क्या करते हैं? पूरा के पूरा डिविडेंड बांट देते क्या प्रॉफिट का? नहीं, रिटेन करते हैं। मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, 1,000 करोड़ रुपए डिविडेंड बांटते हैं, 9,000 करोड़ का क्या करते हैं? रिटेन करके रख लेते, जनरल रिजर्व में डाल दो, कहीं पे भी डाल देते हैं। तो अगर ये 1,000 जो 10,000 करोड़ है पूरा के पूरा पब्लिक के पास आता है क्या? नहीं, सिर्फ 1,000 करोड़ आता है। तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी 1,000 करोड़ पे दिखेगा ना। भले ही एडिशनल प्रॉफिट 10,000 करोड़ का हुआ है, बट पब्लिक के हाथ में ही नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में ही नहीं आएगा, तो इफेक्ट उतना आएगा क्या जितना हम सोच रहे हैं? मल्टीप्लायर का इफेक्ट नहीं। जब तक पैसा पूरा इकोनॉमी में नहीं आएगा तब तक कहां से आएगा? ठीक है। इसके बाद पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट मतलब लोन वगैरह जो हम लोग लेते हैं, ये इस साल ले रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे इंस्टॉलमेंट चलते आ रहे हैं। अब हमने इनकम बढ़ गई तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी पुरानी उधारी चुका रहे हैं। पुरानी उधारी चुका रहे मतलब एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया, इनकम बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेंगी। तो लोगों की इनकम बढ़ने से जो हम मल्टीप्लायर सोच रहे हैं वो आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग पुरानी हमारी उधारियां चुका रहे हैं। ठीक है। इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। सही बात है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? जितने एम्प्लॉय बाहर बैठे थे सारे के सारे काम पे लग गए, लेकिन इसके बाद भी मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी मुझे एडिशनल गुड्स बढ़ाने हैं। दिवाली के टाइम पे कई बार होता है हमारे को गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, तो हम करते क्या है? एम्प्लॉय उतने ही है। फॉर एग्जाम्पल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया तो मैं करूंगा क्या? नए एम्प्लॉय तो पैदा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा?
डबल शिफ्ट में काम कर, उसको बोलूंगा तू ओवर टाइम कर, यस और नो? तो ओवर टाइम फ्री में करेगा कि कुछ एडिशनल वेजेस देने पड़ेंगे नॉर्मल से? मान लीजिए उसके वेजेस 400 रुपए पर डे हैं, जिसमें वो 8 घंटे काम करता है, तो बचे 4 घंटे काम कराने के लिए मुझे फिर से 400 देना पड़ेगा उसको। 50% ज्यादा वेजेस देने पड़ते हैं, ओवर टाइम चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो ये जो चार्जेस मैंने बढ़ाए हैं, ये चार्जेस मैं वसूल किससे करूंगा? कस्टमर से, यस और नो? मैं मेरे कॉस्ट में जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? तो कॉस्ट अगर बढ़ेंगी तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन और नॉट, यस और नो? और अगर यही समझ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रहता, अनएम्प्लॉयमेंट रहता, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं होता, तो मेरे फैक्ट्री के बाहर और खाली लोग पड़े रहते जिनको मैं बोलता आओ काम कर लो। तो वो अगर काम करते तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ती क्या? डे शिफ्ट में ही काम हो जाता ना, यस और नो? डे शिफ्ट में ही काम हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देनी पड़ती, तो इन्फ्लेशन बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। दैट मीन्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब फुल लेवल अचीव हो चुका है, अगर उसके बाद भी आगे आपको जाना है तो इट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन, यानी जो एडिशनल मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन खा जाएगा, उतने रेट बढ़ जाएंगे। कस्टमर के जेब से पहले अगर 100 रुपए निकलते थे किसी प्रोडक्ट के लिए, तो अब कस्टमर की इनकम बढ़ जाएंगी, तो जो इनकम एक्स्ट्रा बढ़ रही है वो बराबर उसी प्रोडक्ट 120 का हो जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा इनकम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने में चली जाएंगी। मल्टीप्लायर का इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आप मान लीजिए जेब में 100 रुपए है और आप बाजार में मैंगो खरीदने जा रहे हो और मैंगो का प्राइस 100 रुपीज पर केजी है, तो आप कितने मैंगोज लेंगे? 1 केजी ले लोगे। अगले दिन आपके जेब में 125 रुपए है और मैंगो का प्राइस अभी भी वही है, तो आप कितने मैंगोज ले लोगे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कुछ एडिशनल रिटर्न मिलेगा क्या? हाँ, 1.25 किलो मैंगोज लेके आएंगे सर। बट अगर अगले दिन आप लेकर 125 रुपए जा रहे हो और मैंगो का प्राइस भी बढ़ गया इन्फ्लेशन के कारण, तो 125 हो गया अगर मैंगो का प्राइस, तो भी आपकी इनकम बढ़ने का इफेक्ट क्या मिला? पहले भी 1 किलो ही मैंगो आ रहे थे, अभी भी 1 किलो ही आएंगे, कुछ एडिशनल फायदा मिला क्या इनकम बढ़ने का? नहीं मिला। तो कई बार ये 8 जगह में क्या होता, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रहता जिसके कारण इनकम बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ती, वो ये कारण है सब, या जितनी बढ़नी चाहिए उतना नहीं बढ़ती। स्कैरसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, ये क्या होता है? लोग एमपीसी बढ़ा देते, कंज्यूम करना ज्यादा करते, तो हाँ, कई बार हमारे जैसे कंट्री में स्कैरसिटी होती कि नहीं होती? स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज। अगर ये शॉर्टेज हो गई और एमपीसी ज्यादा रहा, गुड्स ही नहीं मिल रहा, तो कंज्यूम कहां से करोगे? आपको कंज्यूम तो करना है बट गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या करोगे? फिर कुछ कर सकते क्या आप एडिशनल इनकम का? नहीं, खाली रखना पड़ेगा इनकम। आप मैंगो खरीदने का 10 किलो और आपको मिली 5 किलो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बचे पैसे उसको एक्स्ट्रा देके आओगे कि घर पे ला लोगे अपने वापस पैसे? आप 1000 लेके गए और 5 किलो मैंगो 500 के आते, तो 500 ऐसे ही देख के आओगे कि लेके आओगे वापस? ऑब्वियसली लेके आओगे ना। तो ये 500 यूज हुआ क्या? नहीं हुआ, पड़ा रह जाएगा आपके जेब में। आई बात समझ में? तो ये 8 ऐसी जगह है जिसको हम लीकेज बोलते हैं। और ये लीकेज, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इफेक्ट पूरा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इकोनॉमी में लीकेजेस है। और कौन से लीकेजेस है? वो ये 8 लीकेजेस हमको यहाँ पे इलुस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है। लीकेज अगर रहेगा तो जितना हम मल्टीप्लायर का इफेक्ट सोच रहे हैं उतना नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल 1 लीटर की है, अगर मैं यहां लीकेज कर दूं तो 1 लीटर पानी डालने के बाद भी ये भरेंगी क्या? नहीं भरेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से लीकेज रहेगा। लेकिन अगर मैं लीकेज बंद कर देता हूं तो मैंने जितना 1 लीटर पानी डाला बराबर मुझे 100% उतना 1 लीटर पानी दिखेगा, यानी ये बॉटल भरी हुई दिखेगी। वैसे इकोनॉमी में हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम मल्टीप्लायर सोचते हैं 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा, लेकिन कुछ लीकेज रहते हैं, उस कारण से जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट होना चाहिए 2 गुना 3 गुना जो भी हमने निकाला वो दिखता नहीं है, वो और कम दिखता है। ज्यादा तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता, लीकेजेस है ना, ज्यादा कहां से दिखेगा? कम दिखता है। आई बात समझ में? ये हाँ कि ना? सिंपल एकदम, एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये, अभी बता देता हूं, ठीक है। और 1-2 चीज लिखी है, अभी केन्जियन थियरी के हिसाब से लिखा हुआ है लेकिन ऐसा हमारे लायक नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। द एमपीसी ऑन विच द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिपेंड्स इज हाई इन द डेवलप्ड कंट्रीज, आयरनिकली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो। सही बात है ये। इसका मतलब क्या होता है? एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, बढ़ेगा? मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीएस और इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। हाँ, इनवर्स ही बताया था ना,
अपन ने देखा था, अपन ने ये देखा था, देख लो बता देता हूँ फिजिक्स, हाँ ये लिखा हुआ है ना, K इज इक्वल्स टू 1/MPS। अब MPS जितना ज्यादा, ध्यान से सुनना, MPS जितना ज्यादा मल्टीप्लायर उतना कम। MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सेविंग ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लायर उतना कम होगा। तो इसका मतलब अगर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस और नो? समझे नहीं समझे? MPS अगर ज्यादा रहेगा तो MPC कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। MPS ज्यादा दैट मीन्स MPC कम। MPS ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम। तो MPC कम मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कम कि नहीं? और ध्यान से देख लो, K is equals to 1/MPS. If MPS goes up, MPC will go down. हा कि ना? ये दोनों एक ही सिचुएशन है। अगर MPS बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया ये बढ़ता है, ये नीचे आएगा, तो ये कम होता है तो ये भी कम होगा ना? हाँ कि ना? दैट मीन्स आई कैन से K is inversely proportional to MPS, but K is directly proportional to MPC. हाँ कि ना? Yes or no? मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना, देखिए सोच के देखो, मेरी आदत कंजम्पशन की, 1 रुपए कमाता पूरा कंज्यूम कर लेता, 2 रुपए कमाता कंज्यूम करते जाता, तो कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब मैं वापस पैसा कंज्यूम कर रहा हूं, वापस वो पैसा इकोनॉमी में डाल रहा हूं, तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब इसके अंदर क्या होता है? MPC ऑन विच मल्टीप्लायर इफेक्ट और इंक्रीज इन इनकम डिपेंड्स इज हाई इन द डेवलप्ड कंट्री। अब ये डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है? अमेरिका वगैरह जितना कमाते पूरा खर्चा करते हैं, वहां सेविंग्स की आदत है क्या? नहीं, वहां MPC ज्यादा है, 100 कमाया तो 100 खर्चा कर देते वो लोग। देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई। तो कंज्यूम हाई रहेंगी तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी हाई रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। और इंडिया जैसे कंट्री में हमारे यहाँ सेविंग्स हम ज्यादा करते, 100 कमाते तो 60 सेविंग करने को देखते। यस और नो? इसलिए तो इंडिया के FD में इतना पैसा पड़ा है। आज आप अगर डेटा एस्टिमेट करो तो इंडिया की, जो इंडिया के अंदर बैंक्स में FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या ये सब पैसा अगर देखे तो कई लाख करोड़ रुपए पड़े हैं जो अनयूज्ड है, विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। पहले ऐसा रूल था, आज से 10 साल पहले आप प्रोविडेंट फंड का पैसा, FD का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते थे। अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, क्योंकि रिटर्न देना है FD पे, गवर्नमेंट को प्रोविडेंट फंड पे रिटर्न देना है, इसलिए इसका कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो आपका स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया है ना, ये बुलिश नेचर है। ये जो पैसा इन लोगों ने लगाया है, बैंक्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, तब जाके ये स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जा रहा है। आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी इतना परफॉर्म कर रही है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस नहीं है ये बुलिश नेचर मार्केट का है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। पैसा ज्यादा होने के कारण दे आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड। आप में से हर घर में आजकल लोग म्यूचुअल फंड डालते हैं। पहले डालते थे क्या? 10 साल पहले किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज लगभग हर आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना इज व्हाट? स्टॉक मार्केट में पैसा डालना, सिंपल। क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड अगर फंड है तो 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगेगा उसका। यस और नो? तो ये बुलिश नेचर है मार्केट का। ठीक है, आगे और लिखा है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट जनरली अकंपनीड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी का मतलब होता है हमारे कंट्री में अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह हुआ नहीं है, तो जितनी एक्स्ट्रा डिमांड है कई बार हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा डिमांड अगर फुलफिल नहीं कर पाओगे तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा, सवाल ही नहीं उठता। वही लिखा है, एक इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग खर्चा तो करना चाह रहे, बट इट इज नॉट जनरली अकंपनीड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बट उतना प्रोडक्शन है, सप्लायर सप्लाई नहीं कर पा रहा। सप्लायर, जैसे पावर की बात कर लेते हैं, हमारे कंट्री में पावर की डिमांड कितनी है? बहुत, यानी अनलिमिटेड डिमांड है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ उतनी डिमांड है हमारे कंट्री में। अभी भी कई सारे विलेजेस है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी 8-8, 10 घंटा, 10-10 घंटे नहीं रहती है। तो नहीं रहती है, और अभी कई जगह तो इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं हुआ है।
ठीक है, तो आज भी हम जितना बनाए उतनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग कंजम्पशन करने को तैयार है, बट क्या उतना दे पा रहे क्या? हम लोग दे पा रहे क्या? मतलब गवर्नमेंट हमको दे पा रही है क्या? नहीं दे पा रही। ठीक है, तो ऐसी चीजों के अंदर क्या होता है, इंक्रीज डिमांड तो होती है, कंजम्पशन लोग करने को तैयार है, बट अकंपनीड सप्लाई नहीं मिलती। ठीक है, इंक्रीज डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स कॉन्सिक्वेंट ऑन इंक्रीज इनकम डज नॉट लीड टू देयर रियल आउटपुट, रेदर प्राइस टेंड टू इंक्रीज। अब ऐसा ही होता है, जब बराबर डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और इक्विवेलेंट सप्लाई नहीं हो पाती है, तो प्राइस बढ़ते हैं कि कम होते हैं? प्राइस बढ़ते हैं। प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने के कारण अगर नेशनल इनकम बढ़ी तो कोई मतलब है क्या उस चीज का? पता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपन ने पढ़ा था, एक केस में क्या हो रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था और क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, और एक केस में प्राइस को फ्रीज कर दिया था और क्वांटिटी बढ़ रही थी। कौन सा अच्छा है इकोनॉमी के लिए, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़े और प्राइस उतना के उतना रहे, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स उतने के उतने रहे, तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, यानी रियल में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। लेकिन इस केस में देखिए, मैंने आपको बताया था, प्राइस अगर 10 रुपए है और क्वांटिटी 1000 पहले की है, मतलब कितना हो गया टोटल? 10,000 वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अगर मैं प्राइस को 15 रुपए कर देता हूं और क्वांटिटी को 800 रुपए कर देता, 800 यूनिट्स कर देता हूं, तो ये कितना होगा? 12,000। तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि सर 10,000 के बदले नेशनल इनकम, जीडीपी बढ़ गया 12,000। अरे लेकिन रियल टर्म्स में जरा अंदर जाके देखो, ये बढ़ा क्यों है? इन्फ्लेशन के कारण। तो इन्फ्लेशन के कारण ये फिगर आपको ज्यादा दिख रहा है, बट इसके अंदर भी जरा झांक के देखिए, पहले आप 1000 यूनिट बना रहे थे, अब आप 800 यूनिट बना रहे, दैट मीन्स योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। तो ये सही नहीं है, इट इज नॉट एडवाइसेबल। आई बात समझ में? चलिए, अब ये केन्जियन मॉडल जो है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, दैट दे रिलेट टू शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम एंड कंटेन नो डायनामिक एलिमेंट्स। देयर इज नथिंग लाइक केन्जियन माइक्रो इकोनॉमिक डायनामिक। ऐसा सच्ची में दिखता है क्या? टू सेक्टर, पहली बात तो टू सेक्टर मॉडल ही नहीं रहता, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। When the shock occurs, that is for example when there is change in autonomous investment due to change in some variable, one equilibrium position can be compared with another as a matter of comparative statistics। ये अभी हम आगे जो दो पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। There is no link between one period and next and no provision is made for analysis of process through time। ये अभी आपको आगे, ये जो इतना पार्ट है ना, ये आगे के दोनों, इसके जो हम 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार हम आगे चलते हैं। पहले 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में कौन आ गया? हाउस होल्ड तो थे ही, बिजनेस वाले है ही, और नया एडिशनल हो गया गवर्नमेंट। अब ये यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के कारण क्या क्या चेंज होता है वो यहाँ पे लिखा है। इस टेबल को कैसे पढ़ना है, देखिए मैंने ऊपर लिखा है, रीड द टेबल कॉलम फ्रॉम डाउनवर्ड तरीके से पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम से लेके टू पे आना है। मतलब क्या हुआ इसका, या फ्रॉम से स्टार्ट करो और फिर टू पे आ जाओ, फ्रॉम से स्टार्ट करो टू पे आओ, फ्रॉम से स्टार्ट करो टू पे आओ। आई बात समझ में? फिर से फ्रॉम से स्टार्ट करो टू पे आइए, फ्रॉम से स्टार्ट करो टू पे आइए, और अगेन फ्रॉम से स्टार्ट करो टू पे आओ। इस तरीके से इस टेबल को पढ़ो तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। वैसे ही बिजनेस सेक्टर में करना। तो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, ये अपने आप को लेके अपने आप को कुछ देगा क्या? एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगी सिचुएशन। फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर और फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर, क्या क्या देगा? पहला लिखा है प्रोविजन ऑफ फैक्टर सर्विस, पेमेंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, सेविंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट टू अनेबल गवर्नमेंट बोरोइंग। सही बात है, ये 3 चीजें देता है। कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से क्या निकलता है और वो गवर्नमेंट सेक्टर को मिलता है। आई बात समझ में? हाउस होल्ड सेक्टर से क्या निकल के किसको मिल रहा? गवर्नमेंट सेक्टर को। तो पहला लिखा है प्रोविजन ऑफ फैक्टर सर्विसेज। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, बिजनेस करती है, तो गवर्नमेंट को भी किन लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा? हाउस होल्ड वालों को। तो हाउस होल्ड वाले फैक्टर सर्विसेज दे रहे गवर्नमेंट को, हाँ, और ये फैक्टर सर्विस के बदले उनको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा, वो बाद में देखेंगे। पेमेंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, हाउस होल्ड वाले अपना पर्सनल इनकम टैक्स दे रहे गवर्नमेंट को, दे रहे कि नहीं दे रहे? और तीसरा लिखा है जो सेविंग्स वो लोग करते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाई जाती है, और फाइनेंशियल मार्केट में से अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है
तो गवर्नमेंट को बोरोइंग भी मिलती है कि नहीं मिलती? जैसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये पैसा कौन यूज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो ये पैसे के में आपको रिटर्न दिया जाएगा, तो ये रिटर्न देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, दिस मनी इज बोरोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों की सेविंग्स गवर्नमेंट बोरो करती है, हाँ कि ना? वैसे ही हाउस होल्ड वाले बिजनेस को क्या देते हैं? अगेन प्रोविजन ऑफ फैक्टर सर्विस। सेविंग जो करते हो इक्विटी मार्केट में लगाते हो, इक्विटी मार्केट में लगाया मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा, शेयर्स बिकेंगे, भाव बढ़ेंगे, नेटवर्थ बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेंगी, कंपनी को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिबेंचर बिकेंगे, कुछ तो बिकेगा, कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा मिलेगा। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये हाउस होल्ड वाले कंजम्पशन करेंगे कौन से गुड्स? जो बिजनेस वाले बनाते हैं। तो बिजनेस वालों ने जो गुड्स बनाया वो हाउस होल्ड वालों ने कंजम्पशन किया, इस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये पैसा किसको मिलता है? बिजनेस वालों को। जिसने गुड्स बनाया उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी हाउस होल्ड वाले बिजनेस वालों को तीन चीजें देते हैं। पहला प्रोविजन ऑफ फैक्टर सर्विस, सेकंड सेविंग इन फाइनेंशियल मार्केट, जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा बिजनेस के काम आता है, और तीसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो ये लोग खर्चा करते हैं वो बिजनेस की इनकम रहती है। आई बात समझ में? अब फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है? ये जो फैक्टर सर्विसेज लिया गवर्नमेंट ने, इसके बदले फैक्टर पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दिया। ट्रांसफर पेमेंट देती है कि नहीं देती है? देती है। और गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से जो बोरो करती है उसके बदले इंटरेस्ट देंगी कि नहीं देंगी? गवर्नमेंट बोरोइंग, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने जो इन्वेस्ट किया उस पर गवर्नमेंट ने बोरो किया, यस और नो? जैसे मैंने अभी बोला था आपको, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। अब गवर्नमेंट खुद को क्या देंगी? एक जीप से नॉट एप्लीकेबल। फ्रॉम गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर को क्या क्या देती है? पहला देती है सब्सिडीज। सब्सिडी देती कि नहीं देती? बिजनेस सेक्टर को कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और सेकंड गवर्नमेंट परचेसेस। गवर्नमेंट परचेस मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी चीज परचेज की जा सकती है। ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ये सब चीज में सीमेंट लगता कि नहीं लगता? ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है कि नहीं? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगी तो खरीदेंगे किससे? बिजनेस वालों से। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेसेस, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिजनेस वालों को रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आते हैं फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। बिजनेस सेक्टर क्या करेंगे? या फैक्टर पेमेंट्स, जो इन्होंने यूज किया था फैक्टर सर्विस, उसके बदले फैक्टर पेमेंट्स देंगे। जो इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया था फाइनेंशियल मार्केट, उसके बदले रिटर्न देना पड़ेगा। और जो कंजम्पशन ये लोग कर रहे हैं हाउस होल्ड वाले, इसके बदले क्या देना पड़ेगा? गुड्स देना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा। फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस वाले देंगे गवर्नमेंट को। और क्या देंगे? प्रोविजन ऑफ गुड्स फॉर गवर्नमेंट परचेस। ये जो गवर्नमेंट परचेस कर रही है उसके बदले गुड्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और बिजनेस वाले खुद को क्या देंगे? नॉट एप्लीकेबल। ये चार्ट समझ में आया है क्या? हाँ कि ना? पढ़ना कैसे समझ में आ गया? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, यानी फ्रॉम से लेके टू पे आना है। इसलिए वहां पे नोट में मैंने लिख दिया कि इस टेबल को कैसे पढ़ना चाहिए। ये देखिए यहां लिखा हुआ, रीड द टेबल कॉलम फ्रॉम डाउनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम टू टू। फ्रॉम से लेके टू पे जाना। समझ आएगा? हाँ कि ना? चलिए अब ये 3 सेक्टर का होगा क्या? अजम्पशन क्या हो गई हमारी अब यहां पे? फर्स्ट 2 सेक्टर में हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे, याद है क्या? देयर एग्जिस्ट ओनली 2 सेक्टर, नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो इंजेक्शन, नो लीकेजेस, ऑल इन्वेस्टमेंट आर ऑटोनॉमस, याद है? वैसे ही यहां पे भी कुछ अजम्पशन रहेंगे कि नहीं 3 सेक्टर में? 3 सेक्टर का पहला अजम्पशन, देयर एग्जिस्ट ओनली 3 सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। यानी फॉरेन सेक्टर है क्या? नहीं है। फॉरेन सेक्टर है तो नहीं है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है। चलो ठीक है। There is no foreign sector, hence there is no export, no import. There are no injection or leakage out of system because of foreign sector. Foreign sector के कारण कोई इंजेक्शन लीकेज नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के कारण कुछ ना कुछ इंजेक्शन और लीकेज रहेगा। क्या रहेगा इंजेक्शन? जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है वो रहेगा इंजेक्शन, और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जो गवर्नमेंट की इनकम है वो रहेगा लीकेजेस। टैक्स के फॉर्म में जो गवर्नमेंट लेती है, इकोनॉमी से चूसती है, उसको हम लीकेज बोलते हैं। और जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है? किस पे फर्क पड़ेगा किस पे नहीं, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में।
बाकी सारे वही सब चीजें हैं, ऑल कैपिटल इक्विपमेंट, पॉपुलेशन, टेक्निकल नॉलेज, लेबर एफिशिएंसी, प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट आर ऑटोनॉमस, इसमें भी ऑटोनॉमस रखा है, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट लाइन विल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कोई भी इनकम लेवल हो, इन्वेस्टमेंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये अज्यूम करने का बोल रहा है भैया, मैं नहीं बोल रहा। गवर्नमेंट परचेज एंड लेवल ऑफ टैक्सेस इज डिसाइडेड बाय पॉलिसी मेकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड सप्लाई। बाजार में डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स जो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स लेना, कितना खर्चा करना, उनको बाजार से कोई लेना देना नहीं है। जनरली ऐसा होता क्या, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। गवर्नमेंट देखती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है कि रिसेशन चल रहा है, उस हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा कम ज्यादा करती है। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमी में डिमांड हो, सप्लाई हो, इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, इस हिसाब से हम लोग कितना खर्चा करना और कितना टैक्स लेना ये डिसाइड नहीं करेंगे। ये अजम्पशन है, आई बात समझ में, ये अजम्पशन है, नहीं तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन थियरी को साबित करने के लिए बहुत सारे अजम्पशन हमको लेने पड़ते हैं। आई बात समझ में, कई बार थियरी आपने पढ़ी होंगी, इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट, वैसे ही यहां पे इट इज अज्यूम दैट। अब मुझे एक चीज बताओ, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा इस केस के अंदर? व्हाट विल बी एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड रहेंगी सी कंज्यूमर गुड्स प्लस आई इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये तो वहीं तक था, गवर्नमेंट के कहने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट डिमांड करेंगी वो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? गवर्नमेंट कुछ खर्चा करेंगी कि नहीं करेंगी? यस, तो एग्रीगेट डिमांड विल बी सी प्लस आई तो थी प्लस जी। समझ आया ये पार्ट कि नहीं? तो भैया फिर एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज होगा कि नहीं होगा? व्हाट विल बी एग्रीगेट सप्लाई? सी प्लस एस प्लस जी की टी। गवर्नमेंट की इनकम क्या रहती है? टैक्सेस रहती है, तो इसीलिए ये इनकम है कि नहीं? एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग से इन्वेस्टमेंट, और ये टैक्सेस जो आएंगे इससे गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चा करेगी। हा कि ना? समझ आया कि नहीं आया? क्या बाबू, समझ आया? पक्का? डाउट रहे तो पूछ लेना, बाजू वाले को भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। ठीक है, डाउट है किसी को यहां पे? क्या पवन, बहुत हंसी आ रही, डाउट है क्या? एनीबडी एल्स? पक्का क्लियर है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? आइदर कंजम्पशन गुड्स की डिमांड करूंगा या इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड करूंगा, लेकिन अब एक तीसरा सेक्टर और डाल दिया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी कुछ डिमांड करेंगी कि नहीं? गवर्नमेंट डिमांड को बोलते जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो खर्चा, अब खर्चे के लिए इनकम भी तो होना। कंजम्पशन, जो भी मेरी इनकम होती है या तो उसका कंज्यूम कर लिया या उसको सेविंग कर लिया, तो सेविंग करके क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। और जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आते हैं उससे गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा करती है। हा कि ना? ठीक है, तो चलो डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। क्या होगा इसमें? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक आय के बदले। अच्छा एक चीज और बताओ, आपके इनकम कम ज्यादा होने से गवर्नमेंट के खर्चे का कोई लेना देना है क्या? है, लेकिन मैंने अज्यूम क्या किया है? हमने अज्यूम क्या किया है? अब भी बताया था, ये देखो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, जो पॉलिसी मेकर्स है उनको कोई मतलब है क्या? ये एफ पॉइंट देखो, क्या पॉलिसी मेकर्स को कोई मतलब है क्या? देखिए साफ लिखा है, गवर्नमेंट परचेज एंड लेवल ऑफ टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय पॉलिसी मेकर इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड सप्लाई। इकोनॉमी में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। These are decided independent of demand supply. That means this line will be parallel to x axis. यानी आपकी इनकम कितनी भी है, आपकी इनकम कितनी भी है, ये इनकम को हम ये लाइन से डिनोट करते हैं ना, ये हमारी इनकम लाइन रहती है, मालूम है? ये आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, ये आपका जैसे ए फिक्स्ड है, आई फिक्स्ड है, वैसे जी भी फिक्स्ड रहेगा। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या पकड़ रहे हैं? ऑटोनॉमस पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, ये जो लाइन है इसका गवर्नमेंट परचेजेस का, लिख लो वहां पे, इसको हम ऑटोनॉमस पकड़ेंगे। दैट मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा उस पर डिपेंड नहीं है आपकी इनकम लेवल कितनी है। इनकम लेवल बढ़ेंगी आपकी तो भी गवर्नमेंट का खर्चा उतना ही रहेगा, इनकम लेवल आपकी जीरो रहेंगी तो भी गवर्नमेंट का खर्चा उतना ही रहेगा। आपकी इनकम से गवर्नमेंट को क्या करना? अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, एक ही सवाल,
कॉमन सेंस वाला, एकदम कॉमन सेंस वाला। क्या गवर्नमेंट की इनकम नेशनल इनकम में आती है? आप ही सोचो और आप ही जवाब दो। गवर्नमेंट की इनकम नेशनल इनकम में आती है क्या? सोचो। गवर्नमेंट की इनकम मतलब क्या? टैक्सेस, हाँ कि ना? तो नेशनल इनकम में आती है क्या? रादर मैं एक सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं तो आपको शायद समझ जाए। क्या गवर्नमेंट की इनकम अलग से नेशनल इनकम में आती है क्या? टैक्सेस, गवर्नमेंट की इनकम इज व्हाट? टैक्सेस। अलग से कहीं लिखते हैं क्या? व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? पेज नंबर निकालो एक बार। इतना कंफ्यूज होने की टेंशन नहीं है, पेज नंबर निकालो। तो फिर बोलते क्यों नहीं? तो बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? फैक्ट नेशनल इनकम इज व्हाट? एनएनपीएफसी। गवर्नमेंट की इनकम यानी मार्केट प्राइस में इंक्लूड है, तो आप तो उसको हटा रहे हो। मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाते कि नहीं हटाते? तब जाके फैक्टर कॉस्ट आता। तो आपने ली क्या नेशनल इनकम में गवर्नमेंट की इनकम? तो बोलते क्यों नहीं? और डायरेक्ट टैक्स लेने का तो सर सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोगों ने सही बोला, लेकिन कंफ्यूज तो हुए थे आप लोग। तो नहीं हुए थे? वेरी गुड। नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग तो हुए थे। गवर्नमेंट की, अच्छा और सुनो, पब्लिक की जो इनकम होती है उसी में से टैक्सेशन जाता है। व्हाट इनकम माइनस टैक्सेस इज द डिस्पोजेबल इनकम। वाई माइनस टैक्सेस? वाई, एक सेकेंड, वाई मतलब इनकम और वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। समझ आई बात? इसमें से क्या जाता है? टैक्स। कौन से टैक्स? पर्सनल टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स जाता है। तो मैंने इनकम, यहां पे जो इनकम अपन ने पकड़ा है ये नेशनल इनकम है, इसके बाद टैक्स जाएगा वो गवर्नमेंट की इनकम रहेंगी ना, हाँ कि ना? तो इसका मतलब नेशनल इनकम के अंदर गवर्नमेंट की इनकम नहीं पकड़ते, क्योंकि लोग जो इनकम कमाते वही गवर्नमेंट को देते हैं, और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो लोगों की इनकम रहती है। इसलिए गवर्नमेंट की इनकम को अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है नेशनल इनकम में। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें गवर्नमेंट इनकम इंक्लूडेड है। हाँ सर बिल्कुल, वो तो लेना ही पड़ेगा। एमपी सब में गवर्नमेंट इनकम इंक्लूड है। और एफसी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिया, गवर्नमेंट इनकम को हमने नहीं पकड़ा। समझ आया क्या? सिंपल था एक। चलो जाने दो। अभी यहां पे देखे थोड़ा सा, ये इसके अंदर कौन सा सेक्टर ऐड हो गया दोस्तों? गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा उससे ये आपको बताया अभी यहां पे। ये देखिए, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? C प्लस आई जो पहले भी था, अब एक G नाम का नया हो गया, और एग्रीगेट सप्लाई पे हो गया C प्लस S प्लस T। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है? ऐसा ही होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो आई कैन से C प्लस आई प्लस G इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। यस और नो? दिस कैंसल। और इक्विलिब्रियम लेवल पे आपको एक चीज और मालूम है, S इज इक्वल टू आई। तो ऐसा भी बोल सकते हो G इज इक्वल टू T, बोल सकता कि नहीं? मतलब गवर्नमेंट जितना इनकम कर रही है पूरा के पूरा खर्चा कर रही है। ये एक और अजम्पशन हो गया एट इक्विलिब्रियम लेवल। लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल से अगर आगे पीछे होगा तो क्या होगा? तो एक ग्रेटर होगा एक स्मॉल होगा। यस और नो? देखते हैं समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी और आ जाएगा, चिंता मत करो। ये देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। क्या है इस ग्राफ के अंदर? कुछ नहीं है। एक चीज और है, सिर्फ ऊपर के पार्ट को पहले पढ़ाता हूं, ठीक है? ये क्या है बेटा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एट विच लेवल ऑफ इनकम? 0 लेवल ऑफ इनकम, बराबर है। ये क्या हो गया मेरा? यहां तक ऑटोनॉमस और यहां तक इन्वेस्टमेंट। अब कौन सा सेक्टर ऐड किया मैंने? गवर्नमेंट सेक्टर। तो 0 इनकम लेवल पे भी G फिक्स्ड है मेरा। मैंने अभी आपको बताया था G ऑटोनॉमस पकड़ना है। तो जैसे ये लाइन चल रही है मेरी कंजम्पशन लाइन, ये देखिए, ये लाइन हो गई कंजम्पशन लाइन, ये लाइन हो गई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लाइन। वैसे ही एक और लाइन रहेंगी पैरेलल, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस G। यस और नो? हा कि ना? हा नहीं बोलते जाओ यार प्लीज।
ठीक है, तो इस लाइन को मैं कौन सी लाइन बोलूंगा? C प्लस आई प्लस जी। ये कौन सी लाइन होगी मेरी? एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन। ये अभी पढ़ा था ना, C प्लस आई प्लस जी इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? ये लाइन तो सेम ही रहेंगी जैसे पहले थी, वही हमारी 45 डिग्री वाली C प्लस एस प्लस टी। ये लाइन कौन सी हो गई? एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, दिख रहा है आपको? दो इक्विलिब्रियम पॉइंट। E1 इज इक्विलिब्रियम विथ गवर्नमेंट सेक्टर एंड E इज इक्विलिब्रियम विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर। तो विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, 2 सेक्टर के अंदर सेम है, लेकिन विद गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल आगे जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर होने के कारण, मतलब इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही गवर्नमेंट सेक्टर होने के कारण? यस, Y0 से Y1 पे आ रही है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो खर्चा करेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। मतलब नया इक्विलिब्रियम लेवल हो रहा है Y1 के ऊपर। चलो ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से सुनना, पहले इसकी बात कर लेते। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हा कि ना? दैट मीन्स C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस एस प्लस टी। C कैंसल, I प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। यस और नो? इसके पहले क्या होगा दोस्तों? यानी इस पोर्शन पे, इस पोर्शन में क्या लिखना चाहिए? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, आप बोलो। इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है? देख लो आप, एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन ऊपर है यहां तक और एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन नीचे है। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं ये भी बोल सकता हूं I प्लस जी इज ग्रेटर देन S प्लस टी। यस और नो? बोल सकता कि नहीं बोल सकता? तो फिर इस साइड में क्या होगा? ये इधर वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में सर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि I प्लस जी इज लेस देन S प्लस टी। हा कि ना? ठीक है, चलो आगे एक चीज और। अब ये नीचे का पार्ट भी देख लेते हैं। नीचे के पार्ट में क्या हो रहा था? ये आपकी सेविंग वाली लाइन। अब इसमें क्या हो रहा था सुन लो, I तो पहले था ही, अब एक G नाम की चीज और बढ़ गई। यस और नो? दिस इज ऑल्सो I प्लस जी लाइन। इस लाइन को I प्लस जी लाइन बोलूंगा और इस लाइन को I लाइन बोलूंगा और ये मेरी एक्स एक्सेस, ये मेरी सेविंग की लाइन। अब सेविंग रहा सिर्फ कि सेविंग के साथ टैक्सेस भी बढ़ गया। I प्लस जी के साथ S प्लस टी भी तो हो गया, तो इस लाइन को S प्लस टी लाइन बोलेंगे। आई बात समझ में? वही ये लाइन, ये पोर्शन आपका डिस सेविंग वाला है। यहां पे सेविंग आपकी 0 है, यहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0, यहां पे सेविंग इज इक्वल टू I, यहां पे सेविंग इज इक्वल टू I प्लस जी। यानी रादर सेविंग नहीं बोल सकते, मैं सेविंग के साथ साथ टैक्सेस भी बोल दूंगा S प्लस टी। ठीक है, S प्लस टी इज इक्वल टू I प्लस जी। और बराबर ये ऐसे ही आता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। इसको आप नीचे जाके भी देखोगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा जिसपे ये चीज रहेंगी। और आगे क्या होगा? S प्लस टी विल बी ग्रेटर देन I प्लस जी। इतने पूरे पार्ट के अंदर, इतने पूरे पार्ट में S प्लस टी विल बी ग्रेटर देन I प्लस जी। देख लो, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, और ऊपर भी जाके देखोगे तो वही दिखेगा आपको। आई बात समझ? कुछ नहीं किया हमने, जो पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ा, हमने एक एडिशनल चीज ऐड कर दी, गवर्नमेंट सेक्टर। तो ठीक है, चौथा सेक्टर कौन सा है? फॉरेन सेक्टर। क्या ऐड होना चाहिए? ना एक्सपोर्ट्स ऐड होने चाहिए, इंपोर्ट्स हटाने चाहिए। तो मैं ज्यादा ज्यादा अच्छा क्या बोलना चाहिए? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बराबर, नेट एक्सपोर्ट्स ले लिया। चलो फॉरेन सेक्टर पे। ये आपके लिए, ये चार्ट आपको पढ़ना तो पढ़ना, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था। जैसे 2 सेक्टर था वैसे 3 सेक्टर, जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब एक सेक्टर और ऐड करेंगे। ठीक है, कहा गया? फॉरेन सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके भी अगेन कुछ अजम्पशन है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में क्या थी? चौथे सेक्टर, तीसरे सेक्टर को डाला तो क्या लिखा?
और इसके बाद 4 सेक्टर को डालूंगा तो क्या लिखूं, x माइनस एम। मतलब क्या हुआ, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से कितना एक्सपोर्ट करते थे, बराबर है। मतलब सॉरी, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं उसमें से इंपोर्ट कितना कर रहे हैं वो हटा दिया, यानी नेट एक्सपोर्ट्स पकड़ा। नेट एक्सपोर्ट्स क्यों पकड़ा ये मालूम है, ये हो गई एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या रहेगा ये बता दो। सी रहेगा बराबर है, एस रहेगा बराबर है, टी रहेगा बराबर है, आगे कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के जवाब देना। हमने नेट एक्सपोर्ट्स पकड़ा है, मतलब गया हमारे यहां से और उन लोगों ने पैसे दे दिए, बस बात खत्म। तो एग्रीगेट सप्लाई में कुछ एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या, सोच के बताओ। तो लेकिन वो तो माइनस भी कर दिया ना ऊपर, ये देखो ना माइनस भी तो कर रहे हो उसको। इंपोर्ट का मतलब क्या, हमने वहां से इंपोर्ट किया और उनको पैसे दे दिया। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या, उन लोगों ने हमारे से लिया और हमको पैसे दिया। यस और नो, क्या हाँ, ज्यादा कम होगा तो फिगर नेगेटिव आएगा, वो बात की बात है। लेकिन मैं पहले बोल रहा यहां कुछ करूं क्या, अगर कम होगा तो ये देखिए, अगर ये फिगर नेगेटिव आता है, सुन लो मेरी बात, अगर ये फिगर नेगेटिव आता है तो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो फिगर पॉजिटिव है, हम चाइना की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जाने दो, फिगर पॉजिटिव है तो कुछ होगा क्या, पक्का। और अगर नेगेटिव रहा तो क्या होगा ये भी बताऊंगा अभी। नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक लाइन ऊपर हो जाएंगे एक नीचे हो जाएंगे, वो बताता हूं, उसकी छोड़ो अभी। फिलहाल मुझे ये बताओ इस केस में कुछ होता दिख रहा क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सही बोले। अब पेज नंबर निकालिए आपका 1.35 और 1.36, सब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखा हुआ है। 4 सेक्टर मॉडल बैकग्राउंड, इन द 3 सेक्टर मॉडल जो अपन ने देखा 3 इकोनॉमी थी, और 4 सेक्टर के अंदर क्या एडिशनल हो गया, इंपोर्ट डिनोटेड बाय एम एंड एक्सपोर्ट डिनोटेड बाय एक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड बिजनेस फर्म। कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनटू द इकोनॉमी, कैपिटल हमारे कंट्री में भी आएगा। अब ये देखिए इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एग्रीगेट डिमांड पे क्या होगा, एक्सपोर्ट का इंपैक्ट इंक्लूड किया जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब हम यहां बना रहे हैं और हम बाहर भेज रहे हैं, तो हम लोग यहां बनाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तभी यहां बनाएंगे, तो एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इंक्लूड होगा। और इंपोर्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हम लोग उनके यहां का लेके आ रहे हैं, हम लोग यहां नहीं बना रहे, उनके यहां से लेके आ रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर देखिए लिखा है, एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड और फॉर दिस इकोनॉमीज आउटपुट। दिस इकोनॉमीज यानी इंडियन इकोनॉमी, हम इंडिया की बात पकड़ लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी के आउटपुट की फॉरेन में डिमांड है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, एंड हेंस इट इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड। लेकिन इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड नॉट द डोमेस्टिक गुड्स। इंडिया के गुड्स की डिमांड नहीं पकड़ रहे, ये फॉरेन गुड्स की डिमांड पकड़ रहे। तो इसको पकड़ना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड में यहां बनाया क्या वो गुड्स आपने, नहीं यहां नहीं बनाया आपने, तो बाहर से लाया, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए हम लोग निकालते हैं एग्रीगेट डिमांड में जब C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये नेट हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये इंक्लूड करना है ये एक्सक्लूड करना है, तो नेट ही कर लो ना, हाँ की ना। चलिए, कुछ इंजेक्शन लीकेज है, इंजेक्शन एंड लीकेज। एक्सपोर्ट इंजेक्शन का काम करता है कि लीकेज का काम करता, भाई अगर एक्सपोर्ट हो रहा मतलब हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही तो फॉरेन फंड्स आ रहे कि नहीं हमारे इकोनॉमी में, वो इंजेक्शन का काम करता। और इंपोर्ट क्या करता, लीकेज, लेके चले जाता, सिंपल। नेचर ऑफ डिमांड, द नेचर ऑफ डिमांड इन बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंट्री, सही बात है। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, क्योंकि बाहर वाले लोग खरीद रहे हैं, हम नहीं खरीद रहे। अगर बाहर वाले लोगों के पास पैसा रहेगा, बाहर वाले लोगों के कंट्री के अंदर अगर डिमांड रहेगी तो ही तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। अगर वो लोग ही डिमांड नहीं कर रहे तो फिर हमारे एक्सपोर्ट का क्या लेना देना। तो इंपोर्ट का किस पे फर्क पड़ता है, हमारे कंट्री में अगर डिमांड है
तो ही इंपोर्ट बढ़ेंगे, नहीं तो इंपोर्ट नहीं बढ़ेंगे। द डिमांड इज, एक्सपोर्ट के केस में द डिमांड इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनकी क्या इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इनकम ऑफ दिस कंट्रीज, and the demand is assumed to be based on level of domestic income that is based on marginal propensity to import। मतलब टोटल जितने प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका कितना हिस्सा हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जितना एमपीआई मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट ज्यादा रहेगा उतना हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे हमने पॉजिटिव फिगर पकड़ा है, कौन सा, x माइनस एम। x माइनस एम पॉजिटिव पकड़ने का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो फॉरेन कंट्री की इनकम से रिलेटेड है ना ये, कि नहीं? एक्सपोर्ट किससे रिलेटेड है, याद देखो, द डिमांड इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज, द डिमांड इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और अपन ने ये जो एग्रीगेट सप्लाई विच इज इनकम C प्लस S प्लस T, तो एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी इनकम से उसका कोई लेना देना है क्या, नहीं है, इसीलिए यहां पे कुछ भी नहीं आया। तो जस्ट इमेजिन अगर ये फिगर नेगेटिव आएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, यस देन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन वो हम फर्क एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन में ही दिखा देंगे, इस लाइन को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। कैसे, वो आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले आप ये ग्राफ पे आ जाओ, इक्विलिब्रियम लेवल देख लो, क्या ऐड किया हमने, कुछ भी ऐड नहीं किया। ये देखिए, इस ग्राफ की बात पहले कर लो, ठीक है, ये हमारी वही 45 डिग्री वाली लाइन है, C प्लस S प्लस T, ठीक है। अब 4 सेक्टर होने से क्या हो गया, ये तो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये जीरो लेवल, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम। सबसे पहले ये हमारी लाइन एक हो गई, C इज इक्वल टू A प्लस BY। उसके बाद वही इन्वेस्टमेंट जो पिछले सेक्टर में ही हम कर चुके थे, फिर गवर्नमेंट सेक्टर हम पिछले सेक्टर में ही ला चुके थे। इसमें कौन नया आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपकी नई लाइन आ गई। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और ये आपकी वही इनकम लाइन हो गई C प्लस S प्लस T। ये पोर्शन समझ आया क्या? और इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा रहेगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां इनका इंटरसेक्शन हो रहा है इस लेवल को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। बराबर है, हा कि ना? तो एक काम करो, थोड़ा नीचे भी चल लो। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हाँ पॉजिटिव पकड़ा है अभी अपन ने, क्या बोल रहे हैं? तो पॉजिटिव पकड़ेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी ये डी लिखती है, इसकी ये एग्रीगेट सप्लाई, इसको इसमें कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? तो कैसे कंसीडर, यही तो अभी पता था आपको, कैसे कंसीडर करेंगे आप बताइए, नहीं समझा? ये देखो, ये एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर वाला, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट, और इसको मैं अभी पॉजिटिव पकड़ रहा हूं। मतलब क्या हुआ पॉजिटिव पकड़ने का, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो कुछ गुड्स, एक्सपोर्ट इंडिया में आप बैठे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये एक्सपोर्ट आपका होगा कि नहीं होगा, ये इंडिया की इनकम पे डिपेंड करता है कि फॉरेन कंट्रीज की इनकम पे डिपेंड करता है, फॉरेन कंट्रीज। एंड व्हाट इज माय एग्रीगेट सप्लाई, इसको मैं इनकम भी बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, ठीक है। यानी अगर एक्सपोर्ट पॉजिटिव रहा, एक्सपोर्ट ज्यादा रहा, तो ये मेरी इनकम का इससे लेना देना नहीं है, ये फॉरेन कंट्री की इनकम का लेना देना है। और अगर उल्टा हुआ इंपोर्ट ज्यादा रहा तो ये मैंने बोला ना, ये फिगर अगर नेगेटिव आएगा तो हम कुछ तो भी चेंज करेंगे, लेकिन कुछ तो भी क्या है आगे बताता हूं, आगे है, अभी समझा? यानी अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ये फिगर अपना पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा, उसमें से हमने इंपोर्ट हटा दिया, एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब ये हमारी इनकम नहीं, ये फॉरेन कंट्री की इनकम से लेना देना है, इसलिए एक्सपोर्ट ज्यादा का यहां पे अभी हम कोई असर नहीं दिखा रहे। आई बात समझ में? अब सीधी सी बात है सर, जब ये नेगेटिव होगा तो यहां असर आएगा, हाउ डेफिनेटली आएगा बेटा, ठीक है। अभी देखो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। या ये भी बोल सकता हूं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S प्लस T, बोल सकता कि नहीं बोल सकता, ठीक है। इसको काट दूं,
आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एस प्लस टी। एक इक्वेशन और बन सकती है, आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एस प्लस टी प्लस एम। ये माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, मैथमेटिक्स। हा कि ना? क्यों सही है? अब बताओ, अब क्या तकलीफ है? आप जो बोल रहे हो वो हो गया। एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ एक्सपोर्ट डाला, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में इंपोर्ट डाल दिया। एग्रीगेट सप्लाई ने इनकम में इंपोर्ट डाल दिया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट किस पे डिपेंड करता है? हमारे कंट्री के इनकम पे डिपेंड करता है। लो डाल दिया भैया, आपका बोलना मान लिया, एग्रीगेट सप्लाई के इस पे डाल दिया। लेकिन ये होगा तब, ये इक्वल अगर है तो ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है तो या तो इधर या इधर, जो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अभी इतना समझ गया आपको, एम उधर क्यों लेकर गया। अभी हम बात करते, अगर मान लीजिए ये एक्स माइनस एम पॉजिटिव है तो क्या होगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, ये समझ में आया क्या ग्राफ? पहले ये बताओ, कुछ नहीं किया हमने, ये ऑलरेडी यहां तक तो हम ऑलरेडी थे, इसको और बढ़ा दिया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ठीक है। अब नीचे मुझे सिर्फ इनकम लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखो, अभी आपको ये मैंने डिराइव करके बताया था, ये अपन ने अभी लिखे थे, एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। कहां लिखा था? ये यहां पे, ये देख लो, x प्लस जी प्लस आई एस प्लस टी प्लस एम, ये लिखा था अभी अपन ने। कुछ नहीं किया हमने, ये m को इधर भेज दिया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। आप ये भी लिख सकते, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे सिर्फ x लिखा है बेटा, m नहीं लिखा। क्यों ऐसा किया मैंने? इसका मतलब ये होता है, ये जीरो लेवल इनकम है, ये आपकी पूरी इनकम जो बढ़ रही है वो है। क्या आय आपकी इनकम पे डिपेंड करता है? नहीं, हम ऑटोनॉमस पकड़ते हैं। क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से कोई लेना देना है? नहीं, हम ऑटोनॉमस पकड़ते हैं। वैसे ही एक्सपोर्ट का भी क्या आपकी इनकम से कोई लेना देना है क्या? एक्सपोर्ट का हिंदुस्तानी लोगों की इनकम से कोई लेना देना है क्या? नहीं, वो तो उनकी इनकम से। इसीलिए आपकी इनकम कितनी भी कम ज्यादा हो, आपकी नेशनल इनकम कितनी भी कम ज्यादा हो, एक्सपोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए एक्सपोर्ट भी कांस्टेंट रहेगा। इस लाइन को बोलेंगे आई प्लस जी प्लस एक्स लाइन, और इसको मैं एग्रीगेट डिमांड लाइन भी बोल सकता हूं। मतलब ये मेरा एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो भैया इंपोर्ट तो डिपेंड करेगा ना आपकी इनकम पे, यस और नो। तो ये लाइन हो गई आपकी नई लाइन, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई लाइन, जिसको बोलते हैं आपकी इनकम लाइन। इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो ये एस प्लस टी प्लस एम इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है मेरा? ये पॉइंट कौन सा है? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, जब फॉरेन सेक्टर नहीं था, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी, और एग्रीगेट सप्लाई वाज व्हाट? सी प्लस एस प्लस टी। तो ये कट जाता था, तो आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। फॉरेन सेक्टर आने से क्या हुआ? आई प्लस जी, सॉरी, फॉरेन सेक्टर आने से क्या हुआ? आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी। हा कि ना? आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम। ये आई प्लस जी और एस प्लस टी, ये तो मेरा पहले भी इक्वल था इक्विलिब्रियम लेवल पे, जब 3 सेक्टर की मैं बात करता था। तो ये नया सेक्टर ये आया। अगर एक्सपोर्ट विल बी इक्वल टू इंपोर्ट, तो इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो तो देख लो, ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। पहले 3 सेक्टर में मेरा इक्विलिब्रियम ऐसा था, अभी इक्विलिब्रियम इसके कारण चेंज होने वाला है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब इन दोनों को इक्वल रखना है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट विल बी इक्वल टू इंपोर्ट। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से आगे पीछे होंगे तो एक समय में एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे, एक समय में इंपोर्ट ज्यादा होंगे, बराबर है। आगे पीछे अगर जाना है तो वो तड़का भी लगा के देख लेते हैं। पहले इतना समझ लो, ये समझ में आया इक्विलिब्रियम लेवल? हा कि ना? यहां तक समझ में आया? अब नीचे आओ।
इस पूरे पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, बोलो। एग्रीगेट डिमांड is greater than aggregate supply. What is aggregate demand? C plus I plus G plus X minus M is greater than aggregate supply क्या है मेरा? C plus S plus T. हाँ कि ना? मतलब मैं एक काम करता हूं, CC काट देता हूं, तो I plus G plus X is greater than S plus T plus M. Can I say this? हाँ कि ना? यानी मैं बोल सकता हूं इस सेक्टर के आने से मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है। यस और नो? अगर मैं आई प्लस जी और एस प्लस टी को कांस्टेंट ही रख दूं तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो इसके आगे क्या होगा फिर? इस पॉइंट पे तो इक्वल है, और इसके आगे क्या होंगी कहानी? फिर ये कहानी उल्टी हो जाएंगी। ये कहानी हो जाएंगी आई प्लस जी प्लस एक्स विल बी लेस देन एस प्लस टी प्लस एम। देख लो आप, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है। दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। हा कि ना? बराबर है। लेकिन सर अगर ये फिगर नेगेटिव हो जाता है, यही कहना है ना आपका, सर अगर ये फिगर नेगेटिव हो जाता है तो सर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएंगी ना? हाँ कि ना? सोच के देखो ना। सी यहां लिखता हूं, सी प्लस आई प्लस जी बराबर है। अगर इस फिगर को पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये फिगर नेगेटिव आता है, मान लीजिए ये माइनस में आता है, तो माइनस में आएगा तो सी प्लस आई प्लस जी में से कुछ तो भी लेके निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ कि ना? लेके निकलेगा। तो सर ये जो नई लाइन बनेगी नेगेटिव केस में, फिर से बोल रहा हूं नेगेटिव केस में, अभी तो मेरे पॉजिटिव केस में ये लाइन बना दी, लेकिन अगर ये फिगर नेगेटिव रहेगा तो ऐसा नहीं लगता ये लाइन इसके नीचे कहीं तो भी बनेगी? सोचो, नीचे बनेगी कहीं तो भी। कैसे? सर ये जो फिगर नेगेटिव आएगा ये सी प्लस आई प्लस जी से कम आएगा, क्योंकि ये कुछ लेके निकल रहा है। तो सी प्लस आई प्लस जी तो मेरा यहां पे है, यानी ये मेरी लाइन है सी प्लस आई प्लस जी वाली। तो नई लाइन जो रहेंगी अगर फिगर नेगेटिव रहेगा तो ये लाइन नीचे रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कहीं तो भी रहेंगी, लेकिन इसके नीचे रहेंगी। फिर ये लाइन काम की नहीं रहेंगी। यानी ये x माइनस एम पॉजिटिव था इसलिए ये ऊपर हो गया। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ये यहां पे कहीं तो भी फिगर आएगा और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड को भी कम कर देगा। समझ आया कि नहीं आया? यानी ये लाइन फिर यहां नहीं निकालने का, ये लाइन यहां निकालना है। और अगर ये लाइन यहां निकालेंगे तो अगेन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर, डेफिनेटली पड़ेगा। हालांकि उतना हमारे सिलेबस में डिटेल दिया नहीं है, इसलिए हम लोग नया ग्राफ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन एक नोट करके मैंने आपके नोट्स में लिखा है। पेज नंबर 1.38 निकालो आप एक बार। दिख रहा आपको नोट? द अबव एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट, ये हमने क्या अजम्पशन लिया? नेट एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव। नेट एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, ये हमने अजम्पशन लिया। बराबर है? यही तो पढ़ा अभी अपन ने, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट, इफ इंपोर्ट इज नेगेटिव देन। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये लाइन थोड़ी नीचे आ जाएंगी, यहां कहीं तो भी आएंगी, वो यहां पे लिखा हुआ, ये देखिए। इफ नेट एक्सपोर्ट इज नेगेटिव दैट इज m इज ग्रेटर देन x, देन c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस m लाइन विल फॉल बिलो दिस लाइन, विल फॉल बिलो दिस लाइन। मतलब ये जो लाइन रहेंगी नई वाली, ये कहीं तो भी यहां पे आएंगी, मतलब c प्लस आई प्लस जी के लाइन के नीचे आएंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये नेगेटिव। ठीक है, ये नीचे आ गई। अब नीचे आने का मतलब क्या होता है दोस्तों? नया इक्विलिब्रियम लेवल आएगा कि नहीं आएगा? फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और फर्क पड़ने से सुनो एक चीज और होंगी, ये फर्क यहां कहीं तो भी इक्विलिब्रियम लेवल आएगा तो ये रहेंगी आपकी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम रिड्यूस होंगी कि नहीं होंगी? जब एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो नेशनल इनकम तो कम होना ही है, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं
और वो लोग हमारे यहाँ कम लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वही लिखा है, causing a reduction in national income and new equilibrium level at lower level of income than YQ। ये जो ऑलरेडी YQ था उससे नीचे आएगा। Hence, generally higher net imports reduces the national income while higher net export increases the national income। समझ आई ये बात everybody? आगे, however the above should not lead to conclusion that imports are harmful in economic sense। क्या ये इसका मतलब ये हो गया क्या कि इंपोर्ट गलत रहते हैं? नहीं, कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अगर हम हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं तो खर्चा ज्यादा आता है, और अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, या कोई चीजें हमारे यहाँ कंट्री में है ही नहीं जिसको हमको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, तो व्हाट्स बेटर। जैसे सोलर पैनल लगते हैं आजकल हर जगह, आपने देखा होगा, वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होती है, लेकिन जो उसके अंदर सेल्स लगते हैं वो इंडिया में नहीं बनते, वो आपको यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में सिर्फ उसको असेंबल किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए उस चीज का? नहीं, बिकॉज सोलर एनर्जी इज मोस्ट नेसेसरी नीड ऑफ इंडिया। हमारे को पावर की जरूरत है एंड इट इज द चीप सोर्स ऑफ पावर, क्लीन एनर्जी, इसीलिए हम लोग सोलर सेल्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये कंक्लूजन निकालना गलत है कि इंपोर्ट बेकार ही रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज की जरूरत है आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये इनकम मल्टीप्लायर की तो बात हो गई, एक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर नाम की चीज लिखी हुई है, ये देखोगे क्या? इसका मतलब क्या? नहीं, अरे हाँ 9 बजे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कल देखेंगे, और फिर इसके दो नहीं 5 इलुस्ट्रेशन है वो हम लोग कल करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और ये चैप्टर क्लोज करने के बाद जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आए हैं, वो भी एक बार हम लोग क्लास में ही देख लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बहुत सिंपल है, एक आदमी के लिए अगर खर्चा रहता है तो दूसरे आदमी की वो इनकम रहती है, बस यही देखना है, ठीक है। चलो बाय।